अपना शरीर घुमाकर मैं वापस अपनी सीट की ओर लौट आई। मां के पास जाने से पहले मैंने रोना के बगल में खड़ी मार्गो की ओर हल्की सी मुस्कान डालना नहीं भूली। यह राहत की बात थी कि मैंने इस बेहद जोखिम भरी स्थिति को इतनी सहजता से संभाल लिया। अब वहां मौजूद हर व्यक्ति, मार्गो समेत, यह मान चुका था कि मुझे लावालियर की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसा लग रहा था मानो वह क्रूर फेट जिसने मुझे दोबारा इस दुनिया में भेजा था, अब भी मुझ पर कुछ मेहरबान थी। इस तरह लवलियरे सभी के गर्मजोशी भरे विदाई सम्मान के बीच बिश्वार्ट्स फैमिली की हवेली से रवाना हो गई। मैं आखिरी पल तक उनकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखती रही, फिर अपने कदम वापस मोड़ लिए। एक तरफ रोना खड़ी थी, वह सिसकते हुए कह रही थी कि यह भी एक तरह की विदाई ही है, और हेडमेड उसे दिलासा देने में लगी हुई थी। कुछ ही देर बाद उसने अपनी शांत और स्थिर नजरें मेरी ओर उठाईं। उसके चेहरे से यह समझ पाना असंभव था कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा था। असल वजह यह थी कि वह बूढ़ी जंगली बिल्ली मर्गो इसलिए चुप बैठी थी क्योंकि मेरे एडॉप्टिव फादर द्वारा दी गई सजा ने उसे झकझोर दिया था। ऊपर से लावालियर का मेरी ट्यूटर बन जाना और उनका मेरे पक्ष में खड़ा होना, दोनों ही बातों ने उसे पूरी तरह असहाय कर दिया था। वह लोग इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर सकते थे कि महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली मैडम डी लावालियर किसी नीची हैसियत वाली स्त्री की बेटी को शिक्षा देंगी, और वह भी हवेली में रहकर। लेकिन हुआ तो उससे भी बढ़कर। मुझे न सिर्फ उनकी स्वीकृति मिली, बल्कि मेरी बदतमीजी के बावजूद उन्होंने मुझे लवली कहकर सराहा। अब तक लावालियर के होंठों से यह शब्द केवल रोना के लिए ही निकला था। मैं चलते चलते रुक गई और सीधे मार्गो की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और भौहें हल्की सी तन गईं। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी झलक रही थी। उसे इस तरह अपनी नफरत छिपाने की कोशिश करते देखकर मेरे होंठों से अनायास एक फीकी हंसी निकल गई। लवलियरे के जाते ही उसने अपने पंजे बाहर निकाल लिए थे। मैं मन ही मन सोचने लगी, आखिर वह दिन कब आएगा जब मैं इस जंगली बिल्ली की खाल नोचकर उसे उसकी औकात दिखाऊंगी। यही सोचते हुए मैं उनके पास से गुजर गई। तभी पीछे से रोना की धीमी आवाज आई, सिसय। मैंने ऐसे कदम तेज कर दिए जैसे मैंने उसकी आवाज सुनी ही न हो। उस शाम का डिनर सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक शांत था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि अगर लावालियर वहां होती तो शायद बहुत प्रसन्न होती। यहां तक कि रोना भी उदास चेहरे के साथ भोजन कर रही थी। मां और मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग मैडम की अनुपस्थिति को गहराई से महसूस कर रहे थे। भोजन समाप्त होने के बाद मेरे एडॉप्टिव फादर अपनी सीट से उठे और मां को साथ लेकर बाहर जाने लगे। उन्हें स्वाभाविक रूप से मां की पीठ के पीछे हाथ रखकर उन्हें सहारा देते देख मेरे मन को बड़ी राहत मिली। उनका व्यवहार अब भी मां के प्रति सावधानी और सम्मान से भरा हुआ था। शायद अपनी पीठ पर उस हल्के स्पर्श की गर्माहट महसूस करके मां भी पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज दिखाई दे रही थी। मैं भी अपनी सीट से उठी और सीधे अपने कमरे में लौट आई। मैंने मरी को गर्म व्हाइट ब्रेड से भरी एक टोकरी लाने का आदेश दिया। वह थोड़ी हैरान जरूर हुई, लेकिन बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान ली। टोकरी में केवल ब्रेड ही नहीं था, बल्कि उसके साथ बटर, जैम और उन्हें लगाने के लिए एक छोटा नाइफ भी रखा गया था। मैंने उस टोकरी को कपड़े से ढककर अपने बेडसाइड टेबल पर रख दिया, फिर बिस्तर पर लेट गई और सेरिल से मालिश करवाते हुए बस यही इच्छा करने लगी कि जल्दी से सुबह हो जाए। मैं आंखें बंद किए बस यही दुआ कर रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए। अगले दिन मैं रोज से भी पहले जाग गई, शायद उस दिन से भी पहले जब मेरी मुलाकात उस प्यारी लड़की अरीना से हुई थी। मैंने वही शॉल फिर से अपने कंधों पर डाल ली जो उस दिन पहनी थी। फिर कल रात तैयार की हुई बास्केट उठाई और कमरे से बाहर निकल पड़ी। यह सोचकर ही मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई कि मुझे देखकर अरीना कितनी हैरान हो जाएगी। मैंने मन ही मन सोचा, वह रोज पानी पहुंचाने आती है तो आज भी जरूर आएगी, है ना। गार्डन की ओर जाने वाला रास्ता सुबह की ओस से भीगा हुआ था। गीली मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी, लेकिन आज वह खुशबू भी मुझे बेहद अच्छी लग रही थी। मैं खुद से पूछने लगी, क्या कभी किसी से मिलने की खुशी मुझे इतनी ज्यादा हुई थी। यह छोटा सा बदलाव मुझे खुद भी हैरान कर रहा था, लेकिन साथ ही मैं बेहद खुश भी थी। इस पल मैं खुद को किसी बदले की आग में जलती हुई सिसाए नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की महसूस कर रही थी जो रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले रही हो। मैं उसी जगह पहुंच गई जहां पहली बार मेरी मुलाकात अरीना से हुई थी। मैंने अपने साथ लाई हुई ब्रेड बास्केट पास की झाड़ियों में छिपा दी। सीधे उसे दे देना भी आसान था, लेकिन मैं पहले उसके चेहरे पर आने वाली हैरानी देखना चाहती थी।
मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, जब वह मुझे देखेगी तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें कितनी प्यारी लगेंगी और सुबह की ठंडी हवा से गुलाबी हुए उसके गाल वे कितने क्यूट लगेंगे। सिर्फ यह सोचकर ही मेरा दिल खुशी से भर उठा। अगर वह मुस्कुराकर मेरा धन्यवाद करे और मेरा हाथ पकड़ ले तो इतनी सुबह उठना भी पूरी तरह सफल लगेगा। कुछ देर बाद मेरे पीछे झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने सोचा, जरूर अरीना फूल देखने आई होगी। मैं तुरंत मुड़ी और खुशी से पुकारा, अरीना। लेकिन मेरे सामने जो खड़ा था वह सर हेल्बर्ट था। उनके पूरे शरीर पर पसीना था। उन्होंने हल्की सी शर्ट पहन रखी थी। शायद वे सुबह की ट्रेनिंग खत्म करके लौट रहे थे। मेरी आवाज सुनकर वे वहीं रुक गए। उन्होंने अपने हाथ का पसीना पोंछा और मेरी तरफ देखने लगे। हम दोनों के बीच भारी खामोशी छा गई। मेरे होंठों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने तो उनसे दोबारा मिलने का कोई वादा भी नहीं किया था। फिर आखिर किस उम्मीद ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। अपनी ही किस्मत पर मुझे घिन आने लगी। मैं मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। कितनी अजीब बात है, जिस पल के लिए कभी मैं तड़पती थी आज उसी पल को मैं ठुकरा रही हूं। मेरे भीतर का यह विरोधाभास मुझे भीतर तक तोड़ रहा था। हाँ, एक समय था जब मैं दिल से चाहती थी कि मेरी और सर हेल्बर्ट की अचानक कहीं मुलाकात हो जाए। हम आमने सामने खड़े होकर बातें करें। वे मेरी नजरों से बचने की कोशिश न करें। वे मेरी पीठ नहीं बल्कि मेरी आंखों में देखकर बात करें। लेकिन अब मैं ऐसी किसी मुलाकात का स्वागत नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ हैरान थी, आज यहां अरीना क्यों नहीं आई? मेरे सामने सर हेल्बर्ट ही क्यों खड़े हैं? एक ठंडी सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने अपना शॉल और कसकर पकड़ लिया, फिर सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। मैंने तो बहुत पहले ही उन्हें अपने दिल से जाने देने का फैसला कर लिया था। अब मुझे ऐसी कोई संयोग वाली मुलाकात नहीं चाहिए थी। सबसे बड़ी बात, आज मैं बहुत हल्के कपड़ों में बाहर आई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी मुलाकात सिर्फ अरीना से होगी। ऐसे कपड़ों में किसी सम्मानित नाइट के सामने खड़ा होना लोगों को गलत बातें करने का मौका दे सकता था। यह सोचकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने अपने गाल छिपाने की कोशिश की और तुरंत वहां से मुड़कर चलने लगी। मुझे देखकर शायद कोई भी हंस पड़ता। मैं सचमुच किसी डरी हुई लड़की की तरह भाग रही थी। लेकिन उस समय मेरे लिए वहां से निकल जाना ही सबसे जरूरी था। तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बुरी तरह चौंक गई। वह सर हेल्बर्ट थे। उनकी उंगलियों की गर्माहट मेरी कलाई को ऐसे छू रही थी मानो आग लग गई हो। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी, इतने शिष्ट नाइट ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। मेरी सांसें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत दूर तक दौड़ कर आई हूं। मैंने धीमी आवाज में कहा, सर हेल्बर्ट। मेरी कलाई। उन्होंने मुझे जोर से नहीं पकड़ा था। फिर भी न जाने क्यों मैं उनका हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। सिर्फ वही जगह गर्म थी जहां उनकी उंगलियां मेरी कलाई को छू रही थीं। बाकी पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। बस मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। यह नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपने होंठ जोर से काट लिए। मन ही मन बार बार कह रही थी, मेरी कलाई छोड़ दीजिए कृपया। मैं उनके सामने कमजोर नहीं पड़ सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे इस हालत में देखें, और मैं यह समझना भी नहीं चाहती थी कि तरह की अचानक वे मेरी तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहे थे। अगर पूरी दुनिया मुझे दया दे तो भी मैं स्वीकार कर लूंगी, लेकिन लुस्टेविन हेल्बर्ट की दया कभी नहीं। मर जाना मुझे उससे कहीं आसान लगता। शायद मेरी आवाज बहुत धीमी थी, या फिर उन्हें रोकने के लिए सिर्फ इतना कहना काफी नहीं था। उन्हें अब तक समझ जाना चाहिए था कि किसी युवती की कलाई इस तरह पकड़ना कितना बड़ा असभ्य व्यवहार है। लेकिन सर हेल्बर्ट बिना हिले वहीं खड़े रहे। उनकी उंगलियां अब भी मेरी कलाई पर थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से अपना हाथ अपनी ओर खींचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ पीछे हटा, उनका हाथ भी उसी के साथ आगे बढ़ गया। शुरू से ही उनकी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने फिर से बोलने की कोशिश की। इस बार मेरी आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरी आवाज कांपे नहीं। सर हेल्बर्ट, कृपया मेरा हाथ छोड़ दीजिए। क्या यही आपकी इच्छा नहीं थी कि हम दोनों ऐसे गुजर जाएं मानो एक दूसरे को जानते ही न हों? भले ही वह अतीत की बात थी, लेकिन अब जब मैं फिर से इस समय में लौट आई हूं, मैं आपकी वही इच्छा पूरी करना चाहती हूं। आखिर आप रूना के नाइट हैं।
पहले भी, अब भी, और शायद हमेशा रहेंगे। आपके सिर्फ मेरे होने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए मैंने कांपती आवाज में कहा, कृपया मेरी तरफ मत देखिए। कुछ पल की खामोशी के बाद आखिर सर हेल्बर्ट बोले। उसी समय उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी कलाई से ढीली पड़ने लगीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सुबह की हवा बहुत ठंडी है, अगली बार थोड़ा गर्म कपड़े पहनकर आइए। मौका मिलते ही मैंने तुरंत अपनी कलाई छुड़ा ली। उनकी नजर मेरी उसी कलाई पर टिक गई जहां उनकी उंगलियों के हड्डी हल्के निशान रह गए थे। मैंने तुरंत अपना हाथ पीठ के पीछे छिपा लिया और एक कदम पीछे हट गई। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, और आपको भी एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार करना चाहिए सर। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में पूछा, अगर मैं पूरी तरह शिष्टाचार निभाता तो क्या हम इस तरह कभी आमने सामने मिल पाते? उनकी बात सुनकर मेरी सांस जैसे गले में अटक गई। मेरे होंठ कांपने लगे, मेरी आंखें बेचैनी से इधर उधर भटकने लगीं। दिल में उठ रहे तूफान को मैं और नहीं सह पाई। जल्दबाजी में मेरे मुंह से शब्द निकल पड़े। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैं हकलाते हुए बोली, जी, चुप। जैसा आपने कहा, सुबह की हवा सचमुच बहुत ठंडी है, शायद इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं इतना कहकर मैं मुड़ी और भागने लगी। उस समय मुझे अपनी गरिमा की भी परवाह नहीं थी। मैं बस जितनी दूर हो सके उनसे दूर जाना चाहती थी। लेकिन शायद मैं बहुत घबरा गई थी। मेरा पैर फिसल गया, मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं सीधे जमीन की ओर गिरने लगी। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। सोचा, अब जोर से चोट लगेगी। पूरा शरीर दर्द सहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जमीन से टकराने के बजाय सबसे पहले मुझे किसी मजबूत बांह का सहारा महसूस हुआ। एक मजबूत हाथ मेरी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। मेरे कानों के पास उनकी धीमी आवाज सुनाई दी, जब भी तुम मेरे सामने आती हो, या तो तुम्हारे चेहरे पर गहरा दुहक होता है या फिर तुम खुद को किसी खतरे में डाल देती हो। उनकी सांसें मेरी गर्दन के पीछे हल्के हल्के महसूस हो रही थीं। उनका मजबूत शरीर बिल्कुल मेरे पीछे था। उनके शरीर से आती हल्की पुरुष सुगंध मेरे चारों ओर फैल गई। मेरा शॉल जमीन पर गिर चुका था। पतले कपड़ों के कारण उनके शरीर की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। मैं सिर्फ तेज तेज सांस ले पा रही थी। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, या फिर सर हेल्बर्ट मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं समझ पा रही थी कि वे मेरे सामने घुटनों के बल क्यों बैठ गए। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरे कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़नी शुरू कर दी, और वे मुझे उस तरह क्यों देख रहे थे। मेरे लिए हर चीज उलझन बन चुकी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आप ठीक हैं मिस? काश इश्क यह सब सिर्फ एक सपना होता। तब मैं अपने दिल में छिपे उस एहसास को किसी से कहे बिना दबाए रख सकती। उन्हें कभी अपनी यह कमजोर हालत नहीं दिखानी पड़ती। लेकिन न जाने क्यों इसी पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। आखिर क्यों मेरा दिल दुनिया के हर इंसान के प्रति कठोर हो सकता है, लेकिन सिर्फ सर हेल्बर्ट के सामने ही इतना कमजोर पड़ जाता है। मैं लाख सोचती, फिर भी इसका जवाब नहीं मिलता। आप अब यह रूप मुझे क्यों दिखा रहे हैं जब मैं वापस लौट चुकी हूं? क्या यह मेरे साथ बहुत ज्यादा क्रूरता नहीं है? मेरी लाल हो चुकी आंखों में जलन होने लगी। आंसू बिना रुके मेरे गालों पर बहते जा रहे थे। मैंने सिर झुका लिया। मेरी नजर मेरी गंदी हो चुकी स्कर्ट के नीचे दिखाई दे रहे पैरों पर टिक गई। आंसुओं की बूंदें उन पर गिर रही थीं। उन्हें देखकर अचानक मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर इस समय सर हेल्बर्ट मेरे सामने खड़े न होते तो शायद मैं अपनी इस दयनीय हालत को भूलकर जोर से हंस पड़ती। कितनी पैथेटिक हूं मैं। मैंने अपने पास्ट की सिसाई की ओर उंगली उठाई और उसका मजाक उड़ाया। जरा अपनी ये हालत तो देखो, कुछ भी तय नहीं है, फिर भी तुम अकेले ही उम्मीदें लगाए बैठी हो। क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? सर हेल्बर्ट कभी तुम्हारे नहीं हो सकते, चाहे तुम उनके लिए मर ही क्यों ना जाओ। जरा याद करो, उन्होंने तुम्हारे साथ कितनी हाश बातें की थीं और कैसा व्यवहार किया था। असल फूल रोएना नहीं, बल्कि तुम हो। मैं सब जानती थी। मैं जानती थी कि इस कहानी का एंडिंग कभी हैप्पी नहीं होगा। आखिर में मुझे सिर्फ एक ऐसी अचीवमेंट मिलेगी जिसमें जीत से ज्यादा खालीपन होगा। आखिर अपने ही शरीर से निकली हुई सड़न में कोई खुशी कैसे ढूंढ सकता है? फिर भी आगे बढ़ने का फैसला मैंने खुद लिया था। मैंने खुद से वादा किया था कि पाएगी अगर कीचड़ में लौटकर भी जीना पड़े।
तो भी मैं मुस्कुराते हुए जीऊंगी। इसलिए इसलिए मैं प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा। मेरी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें जितनी ताकत मैं जुटा सकती थी उतना ही रेजिस्टेंस छिपा था। इस समय मेरी हालत ऐसी थी मानो मैं किसी गहरी खाई के किनारे खड़ी हूं। शायद इस दुनिया में कोई भी मुझसे ज्यादा निराश और टूटा हुआ नहीं होगा, लेकिन यह निराशा किसी और से नहीं, खुद मुझसे थी। मैं खुद से बेहद डिसअपॉइंटेड थी कि सर हैल्बर्ट के सामने आते ही मैं इतनी आसानी से टूट जाती हूँ। इसीलिए मैंने पूरी बेबसी से उनसे विनती की, अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा, प्लीज सर हैल्बर्ट, मुझे मत डगमगाइए, मुझे बचा लीजिए। प्लीज अब प्लीज बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ताकि मैं वही विकेट सिसाई बन सकूं जो रोएना को सताती है। इसीलिए मैं आपको समझ नहीं पा रही थी। आपका इस तरह बेचैन होकर मेरा चेहरा देखना, अपनी पॉकेट से एक साफ सुथरा हैंडकरचिफ निकालना और फिर अपनी उंगलियों से मेरे गालों पर बहते आंसू इतनी नरमी से पोंछना। जब मैं सिर हिलाकर पीछे हटने लगी तो आपने मुझे रोक लिया और जबरदस्ती वह हैंडकरचीफ मेरे हाथ में थमा दिया। मैं अविश्वास से उन्हें देखती रह गई। क्या आप सचमुच वही सर हैल्बर्ट हैं जिन्हें मैं जानती हूं? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मुझे आपकी यह काइंडनेस नहीं चाहिए, उन्होंने शांत स्वर में कहा। ऐसी बात नहीं है, मैंने धीरे से कहा। सर हैल्बर्ट, मैं जानती हूं कि आप एक बहुत काइंड और कंसिडरेट नाइट हैं, लेकिन मेरे साथ आपको ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने फिर शांत आवाज में कहा। नो यंग लेडी, ऐसा नहीं है। असल में हम दोनों का साथ ही कितना रहा था, हमने एक दूसरे से कितनी बातें की थी, बहुत कम, इतनी कम कि उन्हें आसानी से गिना जा सकता था। फिर मेरे प्रति उनका इतना अलग व्यवहार करने की कोई वजह नहीं थी। अगर कोई वजह थी तो सिर्फ नौकरों की अफवाहों से पैदा हुई पिटी या फिर एक नाइट होने की ड्यूटी। हाँ, मैं डर गई थी। मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं सर हेल्बर्ट मेरे पास सिर्फ पीटी लेकर तो नहीं आए हैं। मैं पहले ही जान चुकी थी कि लव नाम की भावना कितनी धारदार तलवार होती है। इसलिए मैं लव से कम किसी भी भावना को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। शुरुआत से ही हमारे बीच कभी कोई बिगिनिंग हुई ही नहीं। ऐसे में यह सोचना भी कितना बेवकूफी भरा था कि मुझे अपने फीलिंग्स छोड़ देने चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी बात, मैं उनके ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। क्या सर हैल्बर्ट सचमुच कभी मेरा रिस्पेक्ट कर सकते हैं? यही सवाल मेरे मन में सबसे पहले आता था। यह तो लव की बात करने लायक रिश्ता ही नहीं था, क्योंकि अतीत में उन्होंने मुझे सिर्फ कंटेम्प्ट दिया था। ऐसे में मेरे पास भागने के अलावा और क्या बचता था? एक अच्छी तरह ट्रेंड नाइट की पकड़ कितनी मजबूत होती है, आज मुझे उसका एहसास हो रहा था। उनका हाथ ऐसा था मानो किसी भारी लोहे की छड़ ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं एक इंच भी हिल नहीं पा रही थी। सर हेल्बर्ट ने मेरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे बिल्कुल अपनी मर्जी से सब करते रहे। वे उस नाइट ऑफ क्लियर हियरिंग जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे जिन्हें मैं जानती थी। उनके होंठ कसकर बंद थे, उनकी भौहें गुस्से से सिकुड़ी हुई थीं। हाथ मेरे आंसू पोंछ रहा था। वह बेहद सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट कि जैसे मुझे टूटने से बचाना चाहता हो। फिर जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आ गया हो, उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अजीब बात यह थी कि उनकी आवाज मेरी आवाज से भी ज्यादा भारी और भर्राई हुई थी, जबकि जबकि रो तो मैं रही थी। उन्होंने अपनी गहरी नीली आंखों से सीधे मेरी ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों है? तुम हमेशा इतनी फ्रेजाइल, इतनी असुरक्षित क्यों लगती हो? उनकी आंखें बिल्कुल साफ आसमान जैसी थीं और उनमें इस समय सिर्फ मैं ही दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इसीलिए मुझे ऐसी रूडनेस करनी पड़ी। अगर मैं यह मान लूं कि यही उनके दिल की ट्रू फीलिंग्स हैं, तो क्या मैं पागल कहलाऊंगी? उन्होंने मेरी ओर देखते हुए फिर पूछा, यंग लेडी, तुम बार बार मेरे लिए एक्सेप्शंस क्यों बना देती हो? मैं सच में यह जानना कहना चाहता हूं। उन्होंने आखिरी शब्द लगभग फुसफुसाते हुए कहा, वेरी मच। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों से फिर आंसू बह निकले। मैं भी यही जानना चाहती हूँ, आप बार बार मुझे क्यों रोक लेते हैं? जब मैं वापस लौट आई हूं, तो अब आप मुझे अपना वैसा वह रूप क्यों दिखा रहे हैं जो आपने कभी पहले नहीं दिखाया? क्यों? मैंने अपनी पूरी ताकत से उनका हाथ झटक दिया, इतनी जोर से कि मेरा पूरा शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन मैंने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। मैंने दांत भींच लिए और बिना एक पल रुके अपने रूम की ओर भाग पड़ी। पीछे मत देखना,
नेवर लुक बैक। कभी भी पीछे मत देखना। मेरी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं, लेकिन उस जगह से दूर निकल जाना ही मेरी पहली प्रायोरिटी थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था, उनकी नजर अब भी मेरी पीठ का पीछा कर रही थी। वह नजर किसी शैडो की तरह मेरे साथ दौड़ रही थी, लेकिन मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। आखिरकार जब मैं अपने रूम में पहुंची, तो मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई। मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ी और एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। लुस्टविन हैल्बर्ट, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। इतना डर कि मैं आपसे दूर भाग जाना चाहती हूँ। लेकिन उतना ही आप मुझे इतने डियर लगते हैं कि मैं अपने दिल को रोक नहीं पाती। मैंने अपने तेजी से धड़कते सीने को कसकर पकड़ लिया और फर्श पर बैठी सिसकती रही। मेरे मुंह से सिर्फ टूटी फूटी सिसकियां निकल रही थीं, जो शब्द मैं कभी कह नहीं पाई। वे मेरे गले में ही अटक गए। प्लीज, कोई मुझे बचा लीजिए। प्लीज, सेव मी। काश कोई मेरा दिल निकालकर मुझसे दूर फेंक देता। शायद तब मैं और भी परफेक्ट बन जाती। अगर यह काम कोई डीमन भी करता, तो शायद मैं मुस्कुराते हुए अपना सीना उसके सामने खोल देती। सच में मैं ऐसा ही करती। उस दिन के बाद मैं कई दिनों तक बेड से उठ ही नहीं पाई। मुझे ना कॉफ था, न ही कोल्ड, लेकिन तेज फीवर ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। मेरा पूरा शरीर आग आग की तरह तप रहा था। सबसे ज्यादा मेरा हार्ट। ऐसा लग रहा था मानो उसने सूरज निगल लिया हो। उसकी हर हार्ट बीट मुझे दर्द दे रही थी। कई बार मन करता अपने ही हाथों से उसे सीने से निकाल फेंकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं बस हाँफती रहती। मेरी धुंधली आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। मेरे होंठ सूखकर फट चुके थे। मेरी पीठ पसीने से पूरी तरह भीग गई थी और गीले कपड़ों का शरीर से चिपक जाना मुझे और भी अनकंफर्टेबल बना रहा था। कोई बार बार गीले कपड़े से मेरा शरीर पोंछ रहा था, लेकिन उससे भी कोई राहत नहीं मिल रही थी। मैं बस बेडशीट को कसकर पकड़ती और दर्द में बार बार करवट बदलती रहती। उन्हीं दिनों मैंने एक ड्रीम देखा, या यूं कहूं, वह सपना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बार फिर अपना पास्ट जी रही हूं। सालों की पीड़ा एक एक करके मेरी आंखों के सामने किसी पैनोरामा की तरह गुजर रही थी। हर सीन आता और फिर गायब हो जाता। ऐसा लग रहा था मानो जमीन पर किसी के पैरों के निशान एक एक करके उभर रहे हों। शुरुआत में वे फुटप्रिंट्स बहुत छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते गए, मानो उनके साथ कोई बच्चा भी बड़ा हो रहा हो। मैंने बिना किसी शक के पहचान लिया, वे फुटप्रिंट्स मेरे ही थे। कुछ निशान बिल्कुल साफ थे, जबकि कुछ ऐसे बिखरे हुए थे जैसे कोई नशे में लड़खड़ाता हुआ चला हो। शुरुआत में वे नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन धीरे धीरे वे नुकीले जूतों के फुटप्रिंट्स में बदल गए। उसी समय मेरे सामने चल रहा पैनोरामा मुझे उस दिन की याद दिलाने लगा, जब मैंने पहली बार बिश्वार्ट्ज फैमिली में कदम रखा था। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे अपनी ओर खींच लिया हो। मैं उन फुटप्रिंट्स के सामने जाकर खड़ी हो गई, और जैसे ही मैंने अपना पैर उन पर रखा, वैसी चीजें भी दिखाई देने लगीं जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही थीं। मेरे सिर के ऊपर चल रहे दृश्यों से भी पहले वे फुटप्रिंट्स वहां मौजूद थे, और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं चुपचाप उनका पीछा करने लगी। कुछ फुटप्रिंट्स पर खून की लाल बूंदें जमी हुई थीं। वे निशान बाकी सबसे कहीं ज्यादा गहरे थे। कई फुटप्रिंट्स एक दूसरे में उलझे हुए थे, मानो किसी डांस के स्टेप हों। आह, हाँ, उस समय मैं डांस सीख रही थी। कुछ फुटप्रिंट्स कीचड़ से सने हुए थे, उनसे सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू आ रही थी। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें देखकर लगता था मानो मैं लंगड़ा कर चली हूं। बहुत कम फुटप्रिंट्स ऐसे थे जो पूरी तरह साफ और संतुलित थे, ठीक मेरी तरह, जो उस समय कभी पूरी नहीं हो सकी। हर फुटप्रिंट पर पैर रखते ही पास्ट की एक नई याद मेरे सामने लौट आती। कभी मैं खाली नजरों से हंस पड़ती, तो कभी मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे मजबूर कर रहा हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देखूं। आखिर उन फुटप्रिंट्स का अंत एक टेरेस पर जाकर हुआ। सफेद पर्दे हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। सबसे आखिरी फुटप्रिंट टेरेस की रेलिंग पर बना हुआ था। मैं धीरे धीरे रेलिंग पर चढ़ गई और बिल्कुल उसी दिन की तरह धीरे से पीछे मुड़ी। इस बार वहां रोना नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ मेरी मौत से ठीक पहले वाले पल जैसा ही था। मेरा शरीर हल्का हल्का आगे पीछे झूल रहा था। मेरी स्कर्ट हवा में ऐसे लहरा रही थी मानो कोई डांस कर रही हो। मेरी सांसें घबराहट से कांप रही थीं। इस बीच
मेरे सिर के ऊपर का पैनोरामा पूरी तरह गायब हो चुका था और अंधेरे में समा चुके फुटप्रिंट्स भी बिना कोई निशान छोड़े लुप्त हो गए। मेरे सामने का दृश्य भी धीरे धीरे बुझती हुई मोमबत्ती की तरह अंधेरे में डूबने लगा। मैंने सोचा, अगर मैं अभी इसी तरह नीचे गिर जाऊं तो क्या होगा? क्या मैं इस ड्रीम में भी मर जाऊंगी या फिर दोबारा उसी तरह लौट आऊंगी जैसे इस बार लौटी हूं? मेरा शरीर और भी ज्यादा झुकने लगा। तभी न जाने कहां से आती हुई हवा ने मेरे कानों में फुसफुसाया, गिर जाओ, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैंने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा हर पल और तेज होती जा रही थी और मैंने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। मेरा शरीर धीरे धीरे उस गहरे वॉइड में गिरने लगा। सब कुछ मुझसे बहुत दूर होता जा रहा था। अचानक किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस हाथ की गर्माहट मुझे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी। उसी क्षण एक धीमी, बिना किसी पहचान वाली वॉइस मेरे कानों में गूंजी, ढूंढ, कौन हो तुम जो मुझे रोक रहे हो? मैंने बेचैनी में अपने होंठ काट लिए। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन मेरे सामने सिर्फ अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँक! एक छोटी सी चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। मेरे माथे पर रखा भीगा हुआ कपड़ा फिसलकर मेरी गोद में आ गिरा। मैंने तुरंत अपना सीना पकड़ लिया और जोर जोर से सांस लेने लगी। मेरा पूरा शरीर किसी अनजाने फियर से कांप रहा था। कुछ पल तक मेरा सिर बुरी तरह दर्द करता रहा। मेरी नजरें धुंधली हो गईं, लेकिन यह दर्द भी उस घुटन से बेहतर था जो मेरे हार्ट को जकड़ रही थी। काफी देर तक गहरी सांसें लेने के बाद मैंने खिड़की की ओर देखा। दरवाजे की दरार से हल्की सी डॉन लाइट अंदर आ रही थी। मेरे बेड के पास रखी छोटी साइड टेबल पर एक केटल और पानी से भरा वॉश बेसिन रखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से थोड़ा गुनगुना पानी पिया। सूखा हुआ गला थोड़ा नम हुआ। फिर मैं धीरे धीरे बेड से नीचे उतर गई। हर एक कदम के साथ मुझे चक्कर आने लगे। सिरदर्द और मतली बार बार बढ़ रही थी। मेरे पैर इतने कमजोर हो चुके थे मानो कोई छोटा बच्चा पहली बार चलना सीख रहा हो। मेरा पेट पूरी तरह खाली था। भूख भी लग रही थी और उल्टी जैसा भी महसूस हो रहा था। मैंने बमुश्किल फुसफुसाकर कहा, मैं कितने दिनों से यहां पड़ी हूं। मेरी आवाज इतनी सूखी और भारी थी मानो किसी सूखे पेड़ की छाल टूट रही हो। मैं लड़खड़ाते हुए अपने रूम से बाहर निकली। अपने दोनों हाथों से खुद को संभालते हुए धीरे धीरे हॉलवे में चलने लगी। मेरे शरीर में बची हुई गर्मी मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया को धुंधला कर रही थी। मेरे घुटने बार बार कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल मैं जमीन पर गिर पड़ूंगी। मैंने लगभग रोते हुए पुकारा, मदर, मॉम, मैं बीमार हूं, प्लीज, सिर्फ एक बार। लेकिन उस सुनसान हॉलवे में मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। वापस लौटी तो सिर्फ ठंडी डॉन एयर। उस खालीपन ने मेरे दिल को और भी भारी कर दिया। मैं वहीं धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। दिल के भीतर दबी हुई सारी उदासी धीरे धीरे बाहर आने लगी। मैंने अपनी स्कर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया, लेकिन उससे मेरा दर्द कम नहीं हुआ। उल्टा मेरी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मेरे सीने का खालीपन मानो किसी गहरे गड्ढे में बदल चुका था और उसी खालीपन के बीच बुखार फिर से बढ़ने लगा। उस समय जो कभी मेरा था ही नहीं, उसने बहुत कुछ खिलते और मुरझाते देखा। उनमें से एक यह गहरा दुहक भी था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैं जी भरकर रो चुकी तो मेरे दिल पर छाया भारी बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। मेरा शरीर अब भी दर्द से कराह रहा था। बुखार भी पूरी तरह गया नहीं था। फिर भी पहले जैसी घुटन अब नहीं रही थी। मेरे भीतर पहली बार एक हल्की सी पीस उतरती हुई महसूस हुई। मैं धीरे धीरे अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। बीमारी ने मेरे फेस की सारी चमक छीन ली थी। पसीने से भीगे हुए क्लॉथ्स की वजह से मेरे शरीर के कुछ हिस्से साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मुझे इसकी बिल्कुल भी शेम महसूस नहीं हो रही थी। फिर भी न जाने क्यों मेरे कदम अचानक तेज हो गए। मेरे हार्ट के किसी कोने से एक अजीब सी वॉइस फुसफुसाई, मीट समवन, कोई भी, बस किसी ऐसे इंसान से मिलो जो तुम्हें कंफर्ट दे सके। कुछ दिन पहले मैं इसी गार्डन में दो लोगों से मिली थी। उन दोनों से मिलकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि यह ना समझ पाऊं कि चाहे उन दोनों मुलाकातों के मायने अलग थे, लेकिन वही मेरी नई बिगिनिंग का कैटलिस्ट बनी थी। इसीलिए मैं खुद से पूछने लगी, मैं आखिर किसे ढूंढ रही हूं? वह कौन था जिससे मिलने की चाह मेरे हार्ट में सबसे ज्यादा थी? तभी एक खुशियों से भरी मीठी वॉइस मेरे कानों में गूंजी। अनी, सच में आप हैं? उस आवाज में इतनी गर्माहट थी, मानो सुबह की सनलाइट मेरे दिल को छू गई हो। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। फूलों के बीच अरीना मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसे देखते ही मेरे पैरों की सारी स्ट्रेंथ जैसे खत्म हो गई। वह हल्के हल्के कदमों से मेरी ओर आई, चिंतित होकर बोली, अनी, आपके फेस को क्या हुआ? आर यू सिक? उसके कदम मुझे किसी ड्रीम जैसे लग रहे थे। मैं कुछ पल उसे बस देखती रही, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोली। अरीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके छोटे से हाथ ठंडे थे, लेकिन उनका टच बिल्कुल असली था। उसी स्पर्श ने मेरे बेचैन हार्ट को थोड़ी राहत दी। मैंने उसका हाथ धीरे से थाम लिया, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुरा नहीं पाई। धीरे से बोली, हेलो, तुम कैसी हो? मेरे सीने में जल रही गर्मी धीरे धीरे मेरी बाहों तक फैलने लगी। अचानक मेरा बॉडी लड़खड़ा गया। मैं लगभग अरीना के कंधे पर गिरने लगी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अरीना घबराकर चिल्लाई, अनी का बॉडी बहुत गर्म है। बस वह इतना ही कह पाई। अगले ही पल मैं पूरी तरह जमीन पर गिर गई। मेरे हाथ अब भी उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। मेरी उंगलियों की नसें नीली होकर साफ दिखाई दे रही थीं। अरीना तुरंत मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह घबराकर बोली, अन्ननी, आप बहुत सिक हैं। फिर आप बाहर क्यों आई? क्या आपको अभी भी वर्क करना पड़ रहा है? मैंने कमजोर आवाज में कहा, मैम, ठीक हूं, इसलिए। लेकिन उसने तुरंत मेरी बात काट दी। नो, यह झूठ है। आप बिल्कुल फाइन नहीं लग रही। आपको बेड पर आराम करना चाहिए। जब मैं सिक होती हूं तो मेरे डैड मुझे कभी वर्क नहीं करने देते। यहां सब लोग बहुत मीन हैं। कोई भी आपका ख्याल नहीं रखता। इतना कहकर उसने अपना दूसरा हाथ मेरे माथे पर रख दिया। उसकी आंखों में सच्ची कंसर्न साफ दिखाई दे रही थी। हम सिर्फ एक बार मिले थे, फिर भी वह मेरे लिए इतनी परेशान थी। उसकी यही मासूमियत मेरे हार्ट को भीतर तक छू गई। शायद इसी वजह से मेरे दिल में चुभ रहे सारे कांटे धीरे धीरे मुलायम बेलों में बदलने लगे। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से चैन की सांस ले पा रही हूं। मैंने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, असल में मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी अरीना। अरीना की आंखें चमक उठीं। वह खुशी से बोली, सच? मुझे भी आपकी बहुत याद आई थी अन्नी। मैंने तो मून से भी प्रेयर की थी कि एक बार फिर आपसे मुलाकात हो जाए। फिर अचानक उसका चेहरा उदास हो गया। लेकिन अगर मुझे पता होता कि आप इतनी सिक हैं, तो मैं कभी ऐसी प्रेयर नहीं करती। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तुम मेरा इंतजार करती रही? अरीना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे सिर हिलाकर यस कहा। उसे देखकर मेरे हार्ट में फिर एक अजीब सी टीस उठी। मैं सोचने लगी, न जाने कितनी बार वह इस गार्डन में मेरा इंतजार करने आई होगी, जबकि अगर कोई उसे देख लेता तो उसे डांट जरूर पड़ती। फिर भी वह हर बार सिर्फ इस उम्मीद में आई होगी कि शायद आज अन्नी मिल जाए। उसकी यही छोटी सी उम्मीद मेरे दिल को और भी भारी कर गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरीना तुरंत बोली, मुझे पता है। मैं हैरान होकर मुस्कुराई। तुम्हें पता है? वह खुशी से बोली, एक बहुत हैंडसम नाइट मेरे लिए एक बास्केट लेकर आया था। उन्होंने कहा कि वह आपने भेजी है। उसमें इतना सारा व्हाइट ब्रेड था, बटर भी था, जैम भी थी। मैंने पहली बार बटर के साथ व्हाइट ब्रेड खाया। ऐसा लगा जैसे मेरा बर्थडे हो। थैंक यू अनी। इतना कहकर अरायना ने धीरे से मेरे गाल पर किस कर दिया। मैं एकदम चौंक गई। मेरी मदर के अलावा आज तक किसी ने मुझे इस तरह अपना स्नेह नहीं दिया था। मैं बस उसे देखती रह गई। अराइना इतनी खुश थी, मानो पूरी दुनिया की सबसे खुश बच्ची वही हो। उसकी मुस्कान देखकर मेरे मन में आया, आखिर कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। वह थोड़ा और पास आई, फिर किसी सीक्रेट की तरह धीरे से फुसफुसाई, अनी, मेरे डैड कहते हैं कि आप मेड नहीं हैं। उनका कहना है कि कोई मेड इतना सारा व्हाइट ब्रेड नहीं दे सकती। फिर उसने मासूमियत से पूछा, लेकिन डैड गलत है ना? मैं सही हूं ना अनी? बिना मेरे जवाब का इंतजार किए वह फिर बोलने लगी, मेरे डैड बहुत डरते हैं। हर दिन मुझे कहते रहते हैं
नाइट से दूर रहना, मेड्स के सामने सोच समझकर बोलना और हमेशा सावधान रहना। इतना सुन सुनकर मेरे कान दुखने लगते हैं। वह हंसते हुए बोली, डैड को नोबल से सबसे ज्यादा डर लगता है और मुझे गोस्ट से। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी मुझे भी नोबल से सबसे ज्यादा डर लगता है। अरिशना की आंखें हैरानी से गोल हो गईं। गोस्ट से भी ज्यादा? यस, लेकिन गोस्ट तो डरावने होते हैं, उनसे खून निकलता है, जबकि नोबल्स तो सुंदर क्लोथ्स पहनते हैं, डिलिशियस फूड खाते हैं और चमचमाते ज्वेल्स पहनते हैं। फिर आप उनसे क्यों डरती हैं? मैंने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। अरीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनी, आप तो मुझसे भी ज्यादा कावर्ड निकली। मैं भी हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? उसने पूरे विश्वास से सिर हिलाया। यस, लेकिन वरी मत करो, एक दिन कोई हैंडसम नाइट जरूर आएगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, नाइट? अरीना ने फेरी टेल सुनाने वाले अंदाज में जवाब दिया, हाँ, जैसे एक हैंडसम नाइट हमेशा एक ब्यूटीफुल फेरी की रक्षा करता है। उसकी बात सुनकर कई दिनों बाद मेरे होंठों पर दिल से एक हल्की सी स्माइल आ गई। अरीना की मासूम बात सुनकर मेरे होंठों से अपने आप एक हल्की सी लाफ निकल गई। आह, सचमुच उसकी हर बात कितनी खूबसूरत थी। उसकी नजर में इस कठोर दुनिया की सारी तकलीफें और गरीबी की सारी मुश्किलें अब भी किसी फेरी टेल की उम्मीद जैसी थीं। लेकिन यह बिल्कुल अजीब नहीं था। दर्द तो बस इस बात का था कि उसके पास अब भी वह मासूमियत थी जो मेरे पास कभी नहीं थी और शायद कभी होगी भी नहीं। मेरे लिए अरीना ही सच्ची लवलीनेस की मिसाल थी। शायद इसीलिए मैं उससे दोबारा मिलना चाहती थी। अरीना ने धीरे धीरे कहा, काश मेरी भी आपकी जैसी एक अननी होती, बिल्कुल फेयरी जैसी ब्यूटीफुल अन्नी। फिर वह अचानक रुक गई और मुस्कुरा दी। लेकिन अगर आप मेरी अन्नी होती तो आपको भी मेरे साथ भारी भारी वाटर जार्स उठाने पड़ते, इसलिए शायद ऐसा न होना ही बेहतर है। वह कुछ पल चुप रही, फिर झिझकते हुए बोली, और अम, मैंने बिना कुछ कहे शांत होकर उसकी अगली बात का इंतजार किया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, शायद मैं अब यहां नहीं आ पाऊंगी। असल में आज मेरा लास्ट डे है। मेरे चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? अरीना ने उदास होकर जवाब दिया, क्योंकि डैड मेरी बहुत वरी करते हैं। हर बार जब मैं इस गार्डन से वापस जाती हूँ, वो मुझे बहुत उदास नजरों से देखते हैं। फिर मेरे फेस और बैक को ध्यान से चेक करते हैं। शायद उन्हें डर रहता है कि कहीं किसी ने मुझे हर्ट तो नहीं किया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब डैड ऐसा फेस बनाते हैं। मुझे आपसे मिलना बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने डैड से बहुत लव करती हूँ। मैंने धीरे से सिर हिलाया। समझ गई। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी आवाज बिल्कुल काम रहे। फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाकर प्यार से उसके गाल को सहला दिया। अगर मैं उसकी मदर होती या उसका कोई पेरेंट तो शायद मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती, क्योंकि नोबल फैमिलीज में काम करने वाली बहुत सी मेड्स अक्सर गरीब लोगों को नीची नजर से देखती थीं, उनके साथ बुरा बर्ताव करती थीं और अरिना जैसे छोटे बच्चों के साथ जो सुबह सुबह से छोटे मोटे काम करते थे, वे और भी ज्यादा कठोर हो जाती थीं। सुबह से लगातार वर्क करने वाले इंसान से हर समय मुस्कुराने की उम्मीद करना भी मुश्किल था। सबसे बड़ी बात, अरीना के डैड ने जब कहा था कि उन्हें नोबल्स से डर लगता है, तो उस एक बात में बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ था। मैं उसे अच्छी तरह समझ सकती थी। मैंने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या? लेकिन शायद किसी दिन हम फिर से मिलेंगे। अरीना की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह खुशी से बोली, प्रॉमिस? मैंने बिना झिझके जवाब दिया, यस, प्रॉमिस। धीरे धीरे अरीना का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। उसका पीछे हटना मानो यह बता रहा था कि अब जाने का टाइम हो चुका है। सुबह की ठंडी डॉन एयर मेरी खाली उंगलियों के बीच से गुजरने लगी। उस ठंडी हवा ने मुझे हल्का सा कांपने पर मजबूर कर दिया। एक पल के लिए मन हुआ कि मैं उसे रोक लूं, उसके छोटे से कंधे को पकड़कर कहूं, मत जाओ। मेरे अंदर छिपी हुई ग्रीड, जो किसी गहरे दलदल की तरह थी, धीरे धीरे फिर सिर उठाने लगी। उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल थी, लेकिन इस बार मैं उसके बहकावे में नहीं आई। मैं जानती थी अरिना को एक ऐसी खूबसूरत याद बनाकर छोड़ देना ही सही होगा,
जिसे दोबारा पाने की जिद नहीं करनी चाहिए। यही सबसे सही अंत था। मैंने उस बच्ची को देखा जो बार बार पीछे मुड़कर मुझे गुड बाय कह रही थी, और मैंने अपने दिल में उससे एक सवाल पूछा, क्या वही तुम थीं? क्या उसी दिन मेरे सपने में मेरा हाथ पकड़ने वाली भी तुम ही थीं? जो खुशी हमेशा साथ नहीं रह सकती, उसे जबरदस्ती पकड़कर रखने की जिद मैं पहले ही कर चुकी थी। अब मैंने रेजिग्नेशन स्वीकार करना सीख लिया था। यही मेरी पुरानी और आज की सिसाए में सबसे बड़ा फर्क था। मैंने भी मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया और उसे गुड बाय कहा। उसी पल मुझे लगा मेरे बचपन का वह हिस्सा जो कभी पूरा नहीं हो पाया था, आखिरकार अब विदा ले रहा है। वह यह अपने पीछे बस एक हल्का सा खालीपन छोड़ गया। एक ऐसा खालीपन जो किसी छोटे से फीवर की तरह आया और फिर धीरे धीरे मिट गया। इसीलिए मैंने उसी क्षण महसूस कर लिया कि अब मुझे दोबारा कभी उस तरह का फीवर नहीं आएगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, फिलहाल यह सिर्फ मेरा अपना थॉट है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि भविष्य में सब लोग भी यही सोचेंगे? हालांकि मुझे सबसे ज्यादा चिंता रोना की है। मैरी ने हैरानी से पूछा, लेडी रोना? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लेडी रोना तो हमेशा हेड हाउसकीपर मार्गो की हेल्थ और उनकी केयर को लेकर चिंतित रहती हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रोना और मार्गो का रिश्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। इसलिए मार्गो जो भी चाहेगी, रोना शायद उसे पूरा करने की कोशिश करेगी, चाहे वह किसी सब्स्टिट्यूट की बात ही क्यों ना हो। और फादर भी रोएना से बहुत अफेक्शन रखते हैं। मरी ने तुरंत सिर हिलाया, जी बिल्कुल। लेडी रोएना हमेशा हेड हाउसकीपर के पीछे खड़ी रहती हैं। उसके चेहरे पर हल्की वरी दिखाई दे रही थी। मैंने अपना सूप बोल उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने प्लेट एक तरफ रखी, फिर आदर से हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने शांत स्वर में कहा, रोना, हाँ, वह सभी के साथ दयालु रहती है, लेकिन क्या वह सच में अपना अफेक्शन सबके बीच बराबर बांट सकती है? यही बात मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है। काश वह तुम सबके बारे में भी थोड़ा और सोचती। मरी ने सहमति में सिर हिलाया। जी लेडी सिसे, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसीलिए मैं उस व्यक्ति से मिलने का इंतजार कर रही हूँ जिसे तुम मेरे सामने इंट्रोड्यूस करने वाली हो। उम्मीद है वह दिन जल्द ही आएगा। इतने में सेरिल कमरे में आया और सम्मानपूर्वक बोला, माय लेडी, बात की सारी प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी हैं। मैरी की मदद से मैं अपनी सीट से उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाथटब गर्म पानी से भरा हुआ था, जिसमें जैस्मीन फ्लावर्स की खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही मैं उस सुगंधित पानी में उतरी, मेरे सिर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा लगा जैसे अब तक मेरे भीतर जो कुछ जम गया था, वह गर्म पानी की गर्माहट में धीरे धीरे पिघल रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और जैस्मिन की मीठी विदेशी खुशबू को गहराई से महसूस किया। वह सुगंध इतनी सुकून देने वाली थी कि कुछ ही देर में मुझे नींद आने लगी। आराम करने के बाद मैरी एक बार फिर पूरे मैंशन में घूमने लगी। वह अक्सर दूसरी मेड्स से बातें करती रहती थी। असल में गॉसिप, बैकबिटिंग और तंज कसने में मैरी का कोई मुकाबला नहीं था। चाहे कोई अफवाह पूरी तरह बेबुनियाद ही क्यों न हो, अगर वह मरी की जुबान से निकलती तो सुनने वाला अनायास ही कह उठता, ओ माय, सच में? वह स्वभाव से भले ही डरपोक थी, लेकिन जब बात अपने फायदे की आती तो उसकी समझदारी कमाल की होती। शायद मैरी समझ चुकी थी कि अगर उसे इस मैंशन में लंबे समय तक टिके रहना है तो उसे मेरा साथ देना होगा, और अगर मेरा साथ देना है तो सबसे पहले पूरे मैंशन में मेरे बारे में फैली बुरी रूमर्स को बदलना होगा। ऊंचे दर्जे की मेड्स जो मार्गो के साथ रहती थीं, मरी से दूरी बनाए रखती थीं, लेकिन लॉन्ड्री, किचन, शॉपिंग और दूसरे छोटे मोटे काम करने वाली मेड्स मरी की बातों से धीरे धीरे प्रभावित होने लगीं। मरी उन्हें कभी स्वीट चॉकलेट पीसेस तो कभी दूसरी स्वादिष्ट चीजें खिलाती और गर्व से कहती, हमारी लेडी मुझे इतना पसंद करती हैं कि मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। फिर वह मुस्कुराकर कहती, अगर तुम भी मेरी तरह लेडी सिसा की सेवा करोगी तो तुम्हें भी उनका फेवर मिलेगा। इसके बाद वह सबके सामने मेरी तारीफों के पुल बांध देती। काउंट साहब हमारी लेडी की मदर से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए लेडी सिसा को मिलने वाला अलाउंस, ज्वेलरी एंड ड्रेसेस किसी भी तरह लेडी रोना से कम नहीं है। वह आगे बोली, लेडी सिसा बहुत सिंपल हैं। उन्हें बेवजह लग्जरी पसंद नहीं। शायद उन्होंने कठिन जीवन देखा है, इसलिए वे हम जैसे लोगों की तकलीफ अच्छी तरह समझती हैं। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, जरा सोचो, लेडी रोना ने आज तक हमारे लिए क्या किया है। उनकी तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन हमारी लेडी सिसा सिर्फ तारीफ ही नहीं करती, रिवॉर्ड भी देती हैं।
अपने नए कपड़ों की ओर इशारा करते हुए मरी गर्व से बोली, जब से मैंने लेडी सिसे की सेवा शुरू की है, मेरी पूरी अपीयरेंस बदल गई है। सच कहूं तो शुरुआत में मैं भी उन्हें गलत समझती थी, लेकिन अब समझ आया कि किसी इंसान को बिना जाने जज नहीं करना चाहिए। हमारी लेडी जितनी ब्यूटीफुल, काइंड और एलिगेंट हैं, वैसी दूसरी कोई नहीं। वह मुस्कुराई और बोली, और आज तो उन्होंने सिर्फ इसलिए इतना डिलीशियस फूड तैयार करवाया क्योंकि मैंने कहा था कि मैं तुम सबके साथ टी टाइम बिताऊंगी। जिस दिन मार्गो ने सबके सामने मैरी का अपमान किया था, उसके बाद से उसका ऑफेंसिव एटीट्यूड पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया था। मेरे सामने वह एक वफादार पालतू की तरह व्यवहार करती, लेकिन जो भी मेरा विरोध करता, उसके सामने तुरंत अपने दांत दिखाने लगती। हर रात जब वह मेरा फेस मसाज करती, तो पूरे दिन की हर छोटी बड़ी घटना मुझे शब्द शब्द सुनाती। फिर चमकती आंखों से मेरी ओर देखती, मानो कह रही हो, आई एम लॉयल टू यू, इसलिए कृपया मुझ पर अपना फेवर बनाए रखिए। जब भी मैं उसके कंधे पर हाथ रख देती या उसका हाथ पकड़ लेती, वह खुशी से खिल उठती। सिरिल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि वह मरीज जितना खुलकर नहीं बोलता था, लेकिन अपने तरीके से अपनी लॉयल्टी साबित करता रहता। उसे इस बात पर काफी गर्व था कि अभी तक वह मार्गो का विश्वास नहीं खोया था। इसी वजह से वह मार्गो और बाकी लोगों के बीच मेरे बारे में होने वाली हर बातचीत मुझे विस्तार से बताता। हेड हाउसकीपर होने के नाते मार्गो सीधे मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने अधीन काम करने वाली मेड्स के जरिए ही योजनाएं बनानी पड़ती थीं। लेकिन अब मरी मेरे साथ थी और कई एरंड गर्ल्स भी धीरे धीरे मरी का साथ देने लगी थीं। इसी कारण मार्गो की ज्यादातर योजनाएं सफल नहीं हो पाती थीं। लवालियरे के मैंशन छोड़ने के बाद कई दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं अब भी उनके आफ्टरग्लो में थी। उन्होंने हाई सोसाइटी के कई प्रतिष्ठित लोगों को मेरा ट्यूटर बनने की सिफारिश की थी। इसी वजह से मुझे कई इन्फ्लुएंशियल लोगों से संबंध बनाने का अवसर मिला। शुरुआत में वे सभी मुझसे थोड़ा सतर्क रहते थे, लेकिन जैसे जैसे लेसन्स आगे बढ़ते गए, उनका व्यवहार बदलने लगा। मेरे एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स, शिष्टाचार और सोच ने उन्हें प्रभावित कर दिया। एक दिन मेरे एक ट्यूटर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेडी सिसे, आपका एटीट्यूड सचमुच बहुत सिंसियर है। बहुत समय बाद किसी यंग लेडी में मैंने ऐसा माइंडसेट देखा है। विदा लेते समय वे मुस्कुराकर मेरे गाल पर हल्का सा किस करते। उन्हें ऐसा करते देखकर पूरे मैंशन के लोग हैरान रह जाते। हालांकि मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह सच था कि मेरे छोटे छोटे विंग्स, जो अब तक किसी चूजे के मुलायम पंखों जैसे थे, धीरे धीरे मजबूत और बड़े होते जा रहे थे। मेरे अडॉप्टिव फादर इस बदलाव से बेहद खुश थे। उन्हें इस बात पर गर्व था कि मैं अपने एजुकेशन स्केड्यूल का पूरी लगन से पालन कर रही थी और अपने जन्म या स्टेटस से जुड़ी किसी भी असभ्यता का कोई संकेत नहीं देती थी। यह स्वाभाविक भी था। उन्होंने सबके विरोध के बावजूद मेरी मदर से सिर्फ अपने प्रेम के कारण विवाह किया था। लेकिन एक विडो और उसकी बेटी, जिसकी उम्र रोना से केवल 1 साल कम थी, उसे बिश्वार्ट्स फैमिली में लाना उनके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा बर्डन रहा होगा। शायद इसी कारण उन्होंने बिना किसी संकोच के लवलियरे से मेरी मदद मांगी थी और मेरी शिक्षा पर खुलकर खर्च किया। सौभाग्य से मैंने उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतर कर दिखाया, इतना कि अब कोई भी बिश्वार्ट्स नाम पर उंगली नहीं उठा सकता था। मेरे लिए यह केवल सम्मान की बात नहीं थी, यह ट्रस्ट का प्रश्न था। धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा कि फादर का भरोसा मुझ पर लगातार गहरा होता जा रहा है। वह भरोसा एक मजबूत शील्ड की तरह था, जिसे मार्गो कभी भी छीन नहीं सकती थी। अब फादर अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाने लगे। हमारी बातचीत ज्यादातर साधारण बातों पर होती। क्या मैं आराम से हूं? क्या मुझे किसी चीज की जरूरत है? क्या मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है? हालांकि ये केवल रोजमर्रा की बातें थीं, फिर भी मुझे यह सब बुरा नहीं लगता था। अपने तरीके से वे सचमुच मेरी परवाह कर रहे थे। हर बार बातचीत के बाद वे मेरे लिए ज्वेलरी, थली, अलाउंस और कई कीमती गिफ्ट्स भेजते। हर सुबह वे सब मेरे कमरे में पहुंचाए जाते, मानो पूरे मैंशन को दिखाना चाहते हों कि अब मैं भी रोना के बराबर हूं। उन्होंने इतनी बारीकी से हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा कि मेरे पास किसी भी चीज की कमी न रहे। यह सब देखकर मैरी का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसने सही व्यक्ति का साथ चुना है। उसके साथ जुड़ी दूसरी मेड्स भी यही मानने लगीं कि एक दिन मैं सचमुच रोएना के बराबर खड़ी हो जाऊंगी। एक दिन मरी उत्साहित होकर बोली, हेड हाउसकीपर मार्गो तो हर दिन शिकायत करती रहती हैं। उनका कहना है कि अगर यही चलता रहा तो काउंट की सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। फिर वह हंस पड़ी। लेकिन बटलर को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि बिश्वार्ट्स फैमिली इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होगी। और फिर दूसरी नोबल लेडीज के पास भी तो ऐसी ही ज्वेलरी और ड्रेसेस होती हैं।
इसमें गलत क्या है? ज्वेलरी की तुलना में हाई सोसाइटी में बदलते फैशन ट्रेंड्स कहीं ज्यादा तेजी से बदलते थे। जो ड्रेसेस आज खास तौर पर सिलवाई जाती, वे कुछ ही समय बाद आउटडेटेड मानी जाने लगती। इसलिए मैं अपने पुराने ड्रेसेस मरी को दे देती थी। मरी उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल मेरी जेनरोसिटी दिखाने के लिए करती। पुराने रिबन्स, लेस, सिल्क सैश या कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े भी मार्केट में अच्छी कीमत पर बिक जाते थे। कई बार तो लोग किसी नोबल लेडी द्वारा पहने गए असली कपड़े खरीदकर उन्हें एक्ट्रेसेस से पहनवाते थे। यही कारण था कि नोबल लेडीज की मेड्स जब थोड़ा अतिरिक्त इनकम कमाना चाहती थीं, तो उन्हें अपनी लेडी से मिले हैंडक फिंग्स, रिबन या कुचले हुए पर्ल्स से बने पाउडर बेच देती थीं। आखिर किसी नोबल लेडी द्वारा इस्तेमाल की गई कोई भी चीज साधारण नहीं मानी जाती थी। उन छोटी छोटी चीजों से भी किसी की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो सकती थी। मरी अपने साथ जिस नई मेड को लाई थी, उसे भी इसी तरह आर्थिक मदद मिली थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और सिर का झुकाकर बोली, थैंक यू माय लेडी। उसकी आंखें लाल थीं और आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर मुझे लगा जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। मैंने मरी से पूछा। मरी ने बताया, यह पहले लेडी रोएना के बाल संवारने वाली मेड थी। फिर उसने धीमे स्वर में आगे कहा, इसके पिता पर जुए का बहुत बड़ा कर्ज था। कुछ गुंडे इसे धमका रहे थे। मैंने थोड़ी मदद की, इसलिए फिलहाल उसकी परेशानी टल गई है। उस लड़की का नाम एम लैंग था। उसके उभरे हुए चीक बोन्स, बड़ी तिरछी आंखें और अलग सी अपीयरेंस उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती थी। मैंने सुना था कि उसके पूर्वजों में से कोई ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से था। शायद इसी कारण उसका चेहरा मोहरा सामान्य इंपीरियल सिटीजन से काफी अलग दिखाई देता था। म्लैंग के बाल भी उसकी तरह बेहद अलग थे। रोशनी पड़ने पर उसके बाल गहरे नेवी ब्लू रंग में चमकते थे। वह अपने लंबे बालों की एक मोटी ब्रेड बनाकर उसे एक तरफ लपेटती और फिर खूबसूरती से बांध लेती। पूरा हेयर स्टाइल एक छोटे से कपड़े के टुकड़े से मजबूती से बंधा रहता था। उसे देखकर तुरंत ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोगों की याद आ जाती थी, जिन्हें पर मैंने पहले सिर्फ प्रिंट्स और चित्रों में देखा था। मरी ने गर्व से कहा, म्लैंग के हाथ बहुत निम्बल हैं। हेयर स्टाइलिंग में उसका कोई मुकाबला नहीं। उसका एस्थेटिक सेंस बाकी सभी गर्ल्स से कहीं बेहतर है। वह आगे बोली, वह हर ड्रेस के साथ परफेक्टली मैच करने वाला हेयर स्टाइल बना सकती है। मरी ने मुस्कुराकर कहा, अगर रिबन न भी हो तब भी वह सिर्फ जंगली फूलों या अपने ही बालों का इस्तेमाल करके बेहद स्टाइलिश लुक तैयार कर देती है। सिर्फ ट्विस्टिंग और ब्रेडिंग की मदद से वह इतने एलिगेंट और ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स बना देती थी कि देखने वाला दंग रह जाए। उसकी सबसे खास टेक्निक यह थी कि बिना चॉक पाउडर लगाए भी वह बालों को ऊंचा और परफेक्टली सेट कर देती थी। सिर्फ उंगली के जोड़ जितनी छोटी पर्ल पिन की मदद से वह ऐसा हेयर स्टाइल बना देती जो भारी भरकम ज्वेल्ड पंस लगाने वाली यंग लेडीज से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता था। यह एमलैंग की एक ऐसी यूनिक एबिलिटी थी जिसकी नकल करने की हिम्मत इंपीरियल मेड्स तक नहीं कर पाती थी। उसी क्षण मुझे याद आया कि आखिर एमलैंग कौन थी। वह रोएना की सेवा करने वाली मेड थी, लेकिन बाकी मेड से बिल्कुल अलग। वह हमेशा ऐसे रहती थी जैसे मौजूद भी हो और नहीं भी। उसकी अलग अपीयरेंस होने के बावजूद उसका शांत स्वभाव लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने नहीं देता था। सबसे बड़ी बात, एमलैंग कभी भी आगे बढ़कर किसी पर उंगली नहीं उठाती थी। उसे मार्गो को खुश करने में कोई रुचि नहीं थी। वह केवल अपना सौंपा हुआ काम पूरी ईमानदारी से करती थी। दूसरों की गॉसिप करना या किसी की बुराई करना उसके स्वभाव में ही नहीं था। इसलिए जैसे ही उसका काम खत्म होता, वह चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती। कभी जल्दी सो जाती, कभी धागों को मोड़कर हेयर टाइज बनाती और कभी अपने परिवार को ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की भाषा में लंबे लंबे लेटर्स लिखती रहती। इसी वजह से उसकी बाकी मेट्स से कभी अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई। खासतौर पर मार्गो के समूह से तो उसका लगभग कोई संबंध ही नहीं था। उनके बीच बातचीत करने के लिए कोई समान विषय ही नहीं होता था। एमलैंग के लिए रोएना सिर्फ उसकी लेडी थी, जिसकी सेवा करना उसका कर्तव्य था। वह रोएना की अंधभक्ति नहीं करती थी और न ही उसे अपनी जान से बढ़कर मानती थी। इसीलिए जब बाकी मेड्स रोएना की तारीफों के पुल बांधती थी, तब मलैंग कभी उनकी बातों में शामिल नहीं होती थी। वह बस चुपचाप अपना काम करती और अपनी दुनिया में रहती थी। जब पास्ट में मैंने रोएना को मैंशन से बाहर निकाल दिया था, तब भी मलैंग ही अकेली ऐसी मेड थी जिसने इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि वह लंबे समय तक रोना के हेयर स्टाइलिंग का काम करती रही थी, फिर भी उसने ऐसा व्यवहार किया मानो इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना ही ना हो। बल्कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के
मेरे बाल भी उसी शांति से संवारने शुरू कर दिए, जैसे यही सबसे स्वाभाविक बात हो। हालांकि कुछ समय बाद उसने भी अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने उन्होंने मेरे पिता की कलाई काट देने की धमकी दी थी। अब वही इमलैंग मेरे सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आवाज रूंधी हुई थी और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लगातार आंसू पोंछने की वजह से उसके गाल लाल होकर सूज चुके थे। वह मुझे अपना सेवियर कह रही थी। उसने कांपती आवाज में बताया, जब उन थग्स ने मुझे ब्रॉथल में बेच देने की धमकी दी, तब मैं डर के मारे लगभग बेहोश हो गई थी। अगर मरी ठीक समय पर वहां नहीं पहुंचती, तो शायद मैं उन अंधेरी गलियों में घसीट ली जाती या फिर कहीं मेरी लाश मिलती। थैंक यू मिस, आपने मेरी जान बचा ली। धीरे धीरे मरी की छोटी सी मदद भी लोगों की नजर में मेरे द्वारा किए गए गुड डीड्स बन चुकी थी। चाहे सच कुछ भी हो, मलैंग पूरे विश्वास के साथ मुझे एक ऐसी काइंड और जॉयस थॉटफुल और न्यायप्रिय जस्ट यंग लेडी मान रही थी, जो किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। बिल्कुल, रोएना की तरह मैं अपनी पूरी एबिलिटी से आपकी हर संभव मदद करूंगी। उसकी आंखों में भरे आंसू केवल कृतज्ञता नहीं, बल्कि अटूट ट्रस्ट और गहरा रिस्पेक्ट भी दिखा रहे थे। वह सचमुच दिल से मेरी आभारी थी। सच तो यह था कि मलैंग दूसरी मेड्स की तरह न तो बहुत अच्छी स्पीकर थी, न ही उसके अंदर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली कोई खास चार्मिंग पर्सनैलिटी थी। इसलिए ऐसे काम जिनमें लोगों को प्रभावित करना या मनाना पड़ता था, उनके लिए वह बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सिंसेरिटी। उसकी सच्चाई इतनी गहरी थी कि अगर कोई उसका दिल जीत ले, तो उससे दूर रह पाना लगभग असंभव था। और यही बात उसे सबसे अलग अलग बनाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह रोना की हेयर स्टाइलिस्ट थी। भविष्य में उसकी यह पोजीशन मेरे बहुत काम आ सकती थी। यह सोचकर मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। सब ठीक है मलैंग, तुम्हें मेरी कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस बात से खुश हूं कि तुम सुरक्षित हो। अब उठो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुम बहुत डर गई होगी। मेरी बात सुनते ही मलैंग ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर वह जोर जोर से रोने लगी। लगता था कि अपने पिता के गैम्बलिंग डेट्स की वजह से उसने बहुत कुछ सहा था। अब तक दबा हुआ सारा डर और दर्द एक साथ बाहर निकल आया था। वह सिर्फ गले से नहीं, अपने पूरे शरीर से रो रही थी। शायद वह भय, जिसे उसने किसी तरह दबा दिया था, आज फिर जाग उठा था। इसीलिए वह मुझे ऐसे पकड़कर रो रही थी, मानो उसे अपनी सैल्वेशन मिल गई हो। थैंक यू, थैंक यू, ट्रूली थैंक यू। वह बार बार झुककर मुझे धन्यवाद देती रही। उसकी आंखें आंसुओं से इतनी सूज चुकी थीं कि उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर भी वह मुस्कुराने की पूरी कोशिश कर रही थी। यह वही डिवोशन थी जो उसने शायद कभी रोएना के लिए भी नहीं दिखाई थी। उसी क्षण मुझे पूरा विश्वास हो गया। मेरे हाथ में एक मजबूत लीश आ चुकी थी, एक ऐसी अदृश्य डोर जिसका उपयोग मैं भविष्य में जब चाहूं, जैसे चाहूं कर सकती थी। यही डोर आगे चलकर एक अदृश्य हैंड बनेगी, जो सही समय आने पर किसी को भी मेरी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकेगी। उसके बाद मरी पूरी लगन से इमलैंग जैसी दूसरी मेड्स की भी मदद करने लगी। हर बार जब वह कोई काम पूरा करके लौटती, तो गर्व से मुझे पूरी रिपोर्ट सुनाती। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था कि वह मौजूदा सिचुएशन से बेहद संतुष्ट है। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से मिलती थी कि धीरे धीरे उसके आसपास इकट्ठा होने वाली मेड्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। यह उसके लिए किसी तरह का सेल्फ सेटिस्फैक्शन था, मानो वह मेरे प्रभाव के साथ साथ अपना महत्व भी बढ़ता हुआ देख रही हो। मेरे लिए यह बिल्कुल मायने नहीं रखता था कि शहद की मिठास से आकर्षित होकर आने वाले ये लोग केवल साधारण मेड्स थे या छोटे मोटे काम करने वाले सर्वेंट्स। आखिर सबसे ज्यादा हलचल हमेशा सबसे निचले स्तर पर ही होती है। जीवित रहने की लड़ाई वहीं सबसे कठिन होती है। हर दिन सुबह सबसे पहले वही लोग काउंट्स एस्टेट को जीवंत बनाते थे, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोगों ने मरी की मदद को मलैंग की तरह सच्चे दिल से स्वीकार किया। ज्यादातर लोग मेरी दी हुई मदद तो ले लेते थे, लेकिन मुझे हमेशा संदेह भरी नजरों से देखते थे। उनकी निगाहें मानो मुझसे पूछ रही हों, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? इसके पीछे तुम्हारा असली मोटिव क्या है? उनके चेहरे पर साफ डाउट और सस्पिशन दिखाई देता था। उन्हें अपनी औकात का भी अंदाजा नहीं था। उनका यह व्यवहार देखकर कई बार मेरे होंठों पर एक फीकी हंसी आ जाती। एक दिन मैरी ने नाराज होकर शिकायत की, मिस, कुछ लोग आपको बहुत ही नए फूल समझते हैं। उसने बताया कि कुछ मेड्स तो इतनी बेशर्म थीं कि बिना किसी झिझक के सीधे पैसे मांगने चली आती थीं, मानो उन पर उनका पूरा अधिकार हो।
लेकिन मैंने मरी की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैंने शांत स्वर में उससे कहा, जितना हो सके और ज्यादा मेड्स की मदद करती रहो। हालांकि यह मदद सभी मेड्स में बराबर इक्वली नहीं बांटी जानी थी। मैंने मरी को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो मेड्स पूरी तरह रोएना के प्रति लॉयल हैं, खासकर मार्गो फैक्शन से जुड़ी हुई, उनके साथ थोड़ा ठंडा व्यवहार किया जाए। दूसरी मेड्स जहां केवल एक बार मदद मांगने पर सहायता पा सकती थीं, वहीं मार्गो के ग्रुप की लड़कियों को 10 बार, बल्कि उससे भी ज्यादा विनती करनी पड़ेगी। इसके पीछे केवल एक कारण नहीं था। पहला, उन्हें यह समझाना कि बिना मांगी हुई काइंडनेस को अपना अधिकार समझ लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। और दूसरा, उन्हें यह एहसास कराना कि जो लोग माय पीपल नहीं होते, उनके लिए दुनिया कितनी ठंडी और कठोर होती है। सीधे शब्दों में कहूं तो यह उन्हें अपना साइड चुनने का निमंत्रण था। काउंट्स एस्टेट में सैकड़ों लोग काम करते थे, लेकिन सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक जैसी नहीं थी। कुछ लोग अपनी पूरी सैलरी केवल पुराने डेट्स चुकाने में खर्च कर देते थे। कुछ की हालत उससे भी बदतर थी। उनके लिए कर्ज चुकाना तो दूर, अपना गुजारा करना भी मुश्किल था। अपने परिवार को पैसे भेजना और बाकी बचाकर सेविंग्स करना, यह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। ज्यादातर लोगों के लिए तो सिर्फ जीवित रहना ही सबसे बड़ा लग्जरी था। मार्गो के ग्रुप को छोड़ दें तो मैंशन की बहुत कम मेड्स ऐसी थीं जिन्होंने सच्ची खुशी का स्वाद चखा हो। मार्गो कभी भी ऐसे व्यक्ति पर अपना पैसा खर्च नहीं करती थी जिससे उसे कोई बेनिफिट न मिलता हो। कुछ मामलों में वह बेहद स्टिंगी भी थी। उसके फॉलोअर्स भी बिल्कुल उसी जैसे थे। वे पैसे पकड़ना जानते थे, लेकिन खर्च करना नहीं। जो लोग छोटे मोटे काम करते थे, उनकी परेशानियां उनके लिए कभी मायने नहीं रखती थीं। वे केवल इसलिए एक दूसरे के साथ रहते थे ताकि अपनी पोजीशन और स्टेटस बनाए रख सकें। मैंने उस मेड की ओर शांत नजरों से देखा। मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, लेकिन उसके लिए वही मुस्कान सबसे बड़ा प्रेशर बन चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं और वह बार बार अपनी नजरें झुका रही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या चाहिए? वह बिना कुछ बोले बस सिर हिलाती रही। मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हालांकि यह मदद सभी मेड्स में बराबर इक्वली नहीं बांटी जानी थी। मैंने मरी को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो मेड्स पूरी तरह रोएना के प्रति लॉयल हैं, खासकर मार्गो फैक्शन से जुड़ी हुई, उनके साथ थोड़ा ठंडा व्यवहार किया जाए। दूसरी मेड्स जहां केवल एक बार मदद मांगने पर सहायता पा सकती थीं, वहीं मार्गो के ग्रुप की लड़कियों को 10 बार, बल्कि उससे भी ज्यादा विनती करनी पड़ेगी। आते हैं खाई की इसके पीछे केवल एक कारण नहीं था। पहला, उन्हें यह समझाना कि बिना मांगी हुई काइंडनेस को अपना अधिकार समझ लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। और दूसरा, उन्हें यह एहसास कराना कि जो लोग माय पीपल नहीं होते, उनके लिए दुनिया कितनी ठंडी और कठोर होती है। सीधे शब्दों में कहूं तो यह उन्हें अपना साइड चुनने का निमंत्रण था। काउंट्स एस्टेट में सैकड़ों लोग काम करते थे, लेकिन सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक जैसी नहीं थी। कुछ लोग अपनी पूरी सैलरी केवल पुराने डेट्स चुकाने में खर्च कर देते थे। कुछ की हालत उससे भी बदतर थी। उनके लिए कर्ज चुकाना तो दूर, अपना गुजारा करना भी मुश्किल था। अपने परिवार को पैसे भेजना और बाकी बचाकर सेविंग्स करना, यह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। ज्यादातर लोगों के लिए तो सिर्फ जीवित रहना ही सबसे बड़ा लग्जरी था। मार्गो के ग्रुप को छोड़ दें तो मैंशन की बहुत कम मेड्स ऐसी थीं जिन्होंने सच्ची खुशी का स्वाद चखा हो। मार्गो कभी भी ऐसे व्यक्ति पर अपना पैसा खर्च नहीं करती थी जिससे उसे कोई बेनिफिट न मिलता हो। कुछ मामलों में वह बेहद स्टिंगी भी थी। उसके फॉलोअर्स भी बिल्कुल उसी जैसे थे। वे पैसे पकड़ना जानते थे, लेकिन खर्च करना नहीं। जो लोग छोटे मोटे काम करते थे, उनकी परेशानियां उनके लिए कभी मायने नहीं रखती थीं। वे केवल इसलिए एक दूसरे के साथ रहते थे ताकि अपनी पोजीशन और स्टेटस बनाए रख सकें। मैंने उस मेड की ओर शांत नजरों से देखा। मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, लेकिन उसके लिए वही मुस्कान सबसे बड़ा प्रेशर बन चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं और वह बार बार अपनी नजरें झुका रही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या चाहिए? वह बिना कुछ बोले बस सिर हिलाती रही। मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई असंभव काम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यह देखना चाहती हूं कि तुम्हारी मजबूरी कितनी गहरी है। वह मेरी बात समझ नहीं पाई और उलझन में मुझे देखने लगी। मैंने आगे कहा, इंसान जब सच में डेस्परेट हो जाता है, तब वह खुद अपनी गर्दन में लीश पहन लेता है। उसे किसी और के मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी सांसें तेज हो गईं।
मैं साफ देख सकती थी कि उसके दिमाग में अनगिनत एक्सक्यूजेस और कैलकुलेशंस एक साथ चल रही थी। वह सोच रही थी कि मैं उससे क्या करवाना चाहती हूँ। कोई चोरी, कोई झूठ, या फिर किसी के साथ विश्वासघात। लेकिन मैं जल्दी करने वालों में से नहीं थी। मैंने समय से बहुत कुछ सीखा था। पहले वाली सिसाई तुरंत रिजल्ट्स चाहती थी। अगर चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वह सा मां बेस्ता बस्ता से तीन वही क्यों, तो वह गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर देती थी। लेकिन अब मैं पेशेंस का मूल्य समझ चुकी थी। एक अनुभवी हंटर अपने जाल के पास खड़ा होकर शिकार को खींचने नहीं जाता। वह बस इंतजार करता है, क्योंकि उसे अपने जाल पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। और जब सही समय आता है तो शिकार खुद चलकर उसमें फंस जाता है। मैं भी वही कर रही थी। मैं सिर्फ टाइम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा देर तक इंतजार कर सकता है। मैंने मेड की आंखों में सीधे देखते हुए शांत स्वर में कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। मेरे इन शब्दों से वह थोड़ा चौंक गई। उसे शायद उम्मीद थी कि मैं तुरंत कोई कंडीशन रखूंगी या बदले में कोई फेवर मांगूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने केवल हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज तुम चली जाओ। जब सच में तुम्हें मेरी जरूरत होगी तब तुम खुद मेरे पास वापस आओगी। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दे रही हूं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी। सबसे मजबूत चेन्स वे नहीं होती जो जबरदस्ती पहनाई जाती हैं। सबसे मजबूत बंधन वे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी मर्जी से स्वीकार कर लेता है। इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रही थी। मैं बस समय को अपना काम करने दे रही थी, क्योंकि टाइम हर इंसान की असली डिस्पैरेशन एक दिन जरूर सामने ले आता है। जिस दिन वह अपने सभी रास्ते बंद देखेगी, जिस दिन उसे लगेगा कि दुनिया में उसका सहारा केवल एक ही व्यक्ति है, उसी दिन वह बिना किसी मजबूरी के मेरे सामने सिर झुका देगी। और उस पल उसे किसी आदेश की जरूरत नहीं होगी। वह खुद मेरी इच्छा समझने की कोशिश करेगी। यही इंसानी दिल की सबसे दिलचस्प बात है। जिस व्यक्ति पर कोई एहसान होता है, वह अक्सर उस एहसान का बोझ उतारने के लिए खुद ही अपने आप को बांध लेता है। मैंने मन ही मन हल्की सी मुस्कान दी। गेम अभी शुरू हुआ था और मुझे पूरा विश्वास था कि अंत में जीत मेरी ही होगी। उस मेड के चेहरे पर अब भी डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बार बार मेरी ओर उठती और फिर झुक जाती। मैंने उसे शांत स्वर में कहा, अब जाओ और आज की बात किसी से मत कहना। उसने तुरंत सिर झुका दिया। जी मिस। वह धीरे धीरे पीछे हटी और कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं कुछ देर तक उसी बंद दरवाजे को देखती रही। मेरे होंठों पर हल्की सी स्माइल उभर आई। इंसानों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका ताकत नहीं, बल्कि उनकी नीड और डेस्परेशन होती है। जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, वह किसी भी हाथ को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है।